सलाम दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आ गए फिर से एक नया लेक्चर लेके। हमारे लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और मुसलसल लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और आप उम्मीद है पढ़ते होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बाकी जो बातें बचती हैं वो लेक्चर के बाद करेंगे। चले शुरू करते हैं। तो रोज़ाना की तरह आज भी इसकी जो है कि टर्म को पहले टर्म को समझते हैं, फिर आगे देखते हैं कि है क्या चीज़ ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया आज भी ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। देखें तो ये दो ग्रीक वर्ड से ही मिलके बना है। एक माइटो क्या है, माइटो, दूसरा कॉन्ड्रिया। तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है माइटोस। ये माइटो है, किस चीज से निकला है? माइटोस से निकला है। और माइटोस किसे कहते हैं? थ्रेड लाइक। किसे कहते हैं? माइटोस कहते हैं थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक। और दूसरा जो है कि कॉन्ड्रिया। क्या? कॉन्ड्रिया। ये कॉन्ड्रियन से निकला है। कौन? TRION, कॉन्ड्रियन से निकला है। कॉन्ड्रियन कहते हैं ग्रेन्यूल को। किस चीज को कहते हैं? ग्रेन्यूल को। ग्रेन्यूल को किस चीज को कहते हैं? ग्रेन्यूल को कहते हैं। अब क्या रिजल्ट निकलता है इन टर्म से? देखें, माइटोस, थ्रेड लाइक, कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियन से ग्रेन्यूल, ग्रीक वर्ड से निकला है। हमने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया दो लफ्जों से मिलके बना है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोस ग्रीक में थ्रेड लाइक को कहते हैं, कॉन्ड्रियन ग्रेन्यूल को कहते हैं। तो थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा, एक छोटा सा ग्रेन्यूल होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब ये बात तो समझ आ गई सर, इसलिए अब सबसे पहले ये आप याद रखें, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली और सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। अब डबल मेम्ब्रेन जिनकी दो मेम्ब्रेन क्या हो, दो कवरिंग हो। डबल मेम्ब्रेन में आपने याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। ये तीन जो है कि क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। बाकी जितनी भी आप ऑर्गेनेली पढ़ेंगे वो क्या है? वो सिंगल मेम्ब्रेन। और कुछ की तो मेम्ब्रेन ही नहीं होती। वो कौन सा? एक मैंने पढ़ाया है, राइबोसोम। राइबोसोम की मेम्ब्रेन ही नहीं थी, इसलिए अब मैं स्ट्रक्चर का भी कहा था। कुछ की मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। तो ये जो है कि तीन डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो अब इधर तक बात समझ में आ गई। ये देखें, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल होती है, न्यूक्लियस में भी डबल होती है, प्लास्टिड्स में भी डबल होती है। बाकी न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स हम पढ़ेंगे, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। मिटा दूं ये, खत्म इसका चैप्टर। जल्दी जल्दी मिटा रहा हूं। अब ये जो है कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? यूकैरियोटिक में।
और मोस्टली इन सेल्स में जो ज़्यादा काम करते हो, जैसे मसल सेल्स, लिवर सेल्स, हार्ट सेल्स। अब जैसे हार्ट हार्ट सेल में जो है कि अप्रोक्सीमेटली 5000 पर सेल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 5000 याद रखना, 5000 पर सेल होते हैं। और एक जो है कि मसल सेल्स और लिवर सेल्स, इसमें तकरीबन कितने होते हैं? 2000 होते हैं पर सेल। ये जो है कि फिर लिवर सेल या मसल सेल्स, क्योंकि मसल सेल्स में आपने पढ़ा था जब हम पहले लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था ये चीज़ें। इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था लाइसोसोम के, उसमें कि जैसे हम जिम करते हैं तो हमारे मसल बढ़ते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको, हाँ, एक टर्म और आज मैं भूल गया था, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये पावर हाउस है, ये एनर्जी देता है। तो यूं ही हम मसल्स की या एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल बढ़ते हैं, तो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। जब एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि अब एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए पावर हाउस भी बढ़ाने पड़ेंगे ना, क्योंकि पावर हाउस तो यही है जो है कि सारी एनर्जी सप्लाई यहाँ से होती है, ये यही करता है। तो ये जो है कि हार्ट सेल्स, लिवर सेल में, मसल सेल्स में, ये मसल सेल्स में भी तकरीबन 2000 होती है। और कुछ सेल्स में होते ही नहीं है। कौन से सेल में बताएं? जल्दी बताएं। पता नहीं है सर हमें, आप खुद बताएं। जो आरबीसी आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन जिसमें चेन्स होती हैं बच्चों, उधर नहीं होता है। उधर क्या होता है? नो, उधर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगर कोई पूछे क्यों नहीं होता है, उधर न्यूक्लियस कहाँ होती है सर? हाँ, उधर न्यूक्लियस दिखाए। और भी रीजंस हैं, लेकिन हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। हमें जो है कि जब ये टॉपिक आएगा फिर एक्सप्लेन से पढ़ाएंगे। फिर अभी आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को लेके इसी को ही जारी रखते हैं। तो ये जो है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्लियर हो गया इधर तक? मामला खत्म। ठीक है, बस ये याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है, और मोस्टली उन सेल्स में ज़्यादा होता है जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जैसे मसल्स सेल्स, हार्ट के सेल्स, लिवर सेल्स, या इस तरह के जो ज़्यादा करते हैं, ब्रेन सेल्स। और स्पर्म में भी जो है कि आई थिंक 5000 है स्पर्म में, और हार्ट में जो है कि ज़्यादा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मिटा दूं। अब इसका शेप कैसा होता है बच्चों? थ्रेड लाइक थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक होता है, इसका शेप होता है, शेप शेप होता है सिलेंड्रिकल। क्या होता है? सिलेंड सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप होता है। सर आप जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बनाइए ना। चलो जी, अब एक अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा करते हैं, फिर उसको लेके शेप भी समझते हैं, उसके मेम्ब्रेन्स को भी समझते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, तो इसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। तो अब जो है कि मैं बनाता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसको जो है कि एक्सप्लेन करता हूँ, पावर हाउस को बनाओ। चलो जी, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये रहा जी आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा
ये रहा बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैंने कहा था इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो ये वाली है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये वाली, ये जो रेड से ड्रा किया है मैंने, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है। और ये देखें, ये इनर मेम्ब्रेन, ये रेड वाली जो फोल्ड है ना, इसके दरमियान एक ये जो खाली स्पेस है, ये मैं ब्लू से करता हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला। अब ये जो एरिया है ये पूरा, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है क्या है, स्पेस। इसे क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये डबल मेम्ब्रेन थी, ये आउटर मेम्ब्रेन। क्या, आउटर मेम्ब्रेन, में इधर लिखता हूँ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो ब्लैक से मैंने ड्रा किया है, ये फ्रीली परमिएबल है, हर किसी को ये इजाजत देती है। तो इसे, ये कौन सी है, फ्रीली परमिएबल। ये आउटर मेम्ब्रेन क्या है, फ्रीली परमिएबल है। और ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन क्या है बताएं, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये सर सेलेक्टिवली, फ्रीली हमें समझ नहीं आ रहा बच्चों। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हर किसी को अंदर आने की इजाजत देती है, ये ब्लैक वाली आ जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अंदर वाली है, ये रेड वाली है, रेड इसीलिए नहीं, ये कह रही कि अलर्ट हो जाए, रेड लाइट होती है ना, अलर्ट, आप में आना नहीं है। ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर छोड़ देती है। अब और ये इसके दरमियान जो है कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये, और ये एक अंदर, ये वाला इसे इंटरनल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, इसे मैट्रिक्स और ल्यूमन दोनों कहते हैं। मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप, ल्यूमन भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। ये आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस आ गया ये वाला। और ये रेड से जो मैंने ड्रा किया है, हाँ, और ये देखिए, ये इंटर मेम्ब्रेन इस तरफ फोल्ड हो रही है, फोल्ड हो रही है ना, ये वाला है, ये देखें, ये फोल्ड हो रही है ना, इस फोल्ड को कहते हैं क्रेस्टी। इस फोल्ड को क्या कहते हैं, क्रेस्टी। इस फोल्ड को क्या कहते हैं, क्रेस्टी कहते हैं इस फोल्ड को। एक सिस्टर नहीं, वो जो उधर थी वो वाली नहीं है, ये इधर क्या है, ये क्रेस्टी है। तो ये मिटा दूं आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये मैं मिटाता हूं ताकि आगे चीजें ड्रा करने में इश्यूज ना आए, बोर्ड छोटे होने की वजह से थोड़ा इशू। समझ में आ गई बात। अब ये क्या है, क्रेस्टी, ये फोल्ड्स। और ये इनर में, अब एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताएं कि ये ब्लैक वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसका साइज ज्यादा होगा या लेंथ समझें, और या इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, सोच के बताएं, सोचें। देखिए, इनर मेम्ब्रेन का ज्यादा होगा, इसीलिए तो ये फोल्ड हुई है, इसी तरह मुड़ मुड़ के है। इस फोल्ड, ये क्रिस्टी, क्रिस्टी है क्यों, क्यों क्यों क्रिस्टी है इधर, प्रेजेंट क्यों है इनर मेम्ब्रेन में, इसलिए ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, काम ज्यादा करे, क्या करे, काम ज्यादा करे। इसलिए ये जो है कि फोल्ड हो,
होते हैं, इसे क्रस्टी कहते हैं, और इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, ल्यूमन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स भी कहते हैं, ल्यूमन भी कहते हैं। अब इसमें जो है कि डीएनए होता है, सर्कुलर क्या होता है? डीएनए होता है, और राइबोसोम, इधर राइबोसोम भी होता है। क्या होता है? राइबोसोम। इस तरह का जो है कि राइबोसोम थोड़ा इस तरह था ना, राइबोसोम 70s राइबोसोम होता है, बैक्टीरिया वाला। इसका अपना जो है कि डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ये रिप्लिकेट कर सकती है खुद। ये जो है कि अपने कॉपीज बना सकती है। तो अब ये जो है कि 70s राइबोसोम का होना और ये चीज़ें इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होना, ये एक एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है ना। ये सारी प्रोकैरियोट से मिलती हैं। एवोल्यूशनिस्ट ये जो है कि उनका ख्याल ये है कि जब ये एवोल्यूशन हुआ था, ये जो है कि बहुत मिलियन बिलियन साल पहले, तो एक एमोवाइड एनएरोबिक बैक्टीरिया पहले, ये जो है कि एवोल्यूशन वाले हैं वो तो यही ख्याल करते हैं कि ये जो दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया था वो आर्किया बैक्टीरिया था। तो वो फिर वो एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये है कि एक एनएरोबिक बैक्टीरिया ने एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया। जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन जमने लगी, तो उसको जो है कि ऑक्सीजन की भी रिक्वायर्ड हो गया, तो तब उसने क्या किया, एक एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया को खा के इंजेस्ट करके उसने डाइजेस्ट नहीं किया, मतलब रखा काम के लिए। तो ये मतलब कहते हैं कि एक सेल के फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। वो एवोल्यूशनिस्ट जो है कि थ्योरी दिए है, वो ख्याल भी है उनका एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। फिर वो प्लास्टिक्स का भी यही सोच रहे हैं कि अगर वही एनारोबिक बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेटिक एक बैक्टीरिया को खा लिया, तो फिर उसको जो है कि अंदर डाइजेस्ट करने के बावजूद उसको रखा अपने काम के लिए। इसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया। तो यही अभी क्योंकि इसमें 70s राइबोसोम और डीएनए का होना ये सबूत देते हैं, तो इसीलिए इसका 70s राइबोसोम और अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जो है कि ये तो आ गया इसका पूरा वो स्ट्रक्चर। अब इस मैट्रिक्स में बहुत सी प्रोटीन्स, अदर जो है कि चीज़ें होती हैं। जाहिर सी बात है ये रेप्लिकेट करता है, तो जितने भी जो है कि ट्रांसफ़र आरएनए जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो इधर होगा। और अब इसका जो है कि फंक्शन पढ़ते हैं हम। ये स्ट्रक्चर था इसका, अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। अब इसको इसी तरह, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी जो है कि इसका मेन फंक्शन है सेल्यूलर रिस्पायरेशन। क्या है सेल्यूलर रिस्पायरेशन? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। अब सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या है? अब ये देखें, हमारे सेल्स के लिए एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में। हम जो खाना खाते हैं, सीधा खाना प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन सीधा जो है कि वही सेल को तो नहीं जाता, सेल को तो वो नहीं चाहिए। सेल को किससे वास्ता है? एटीपी से वास्ता है। अब एटीपी किस तरह बनेगी? अब जो है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में और स्टमच में क्या होती है? डाइजेशन होती है। जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो छोटे छोटे सिंपल फूड में, सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो है कि फिर उधर पेंक्रियाटिक जूस वगैरह आती है। फिर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जैसे प्रोटीन है तो अमीनो एसिड वगैरह, या फैट्स या दूसरी जो है कार्बोहाइड्रेट है, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। अब ये चीज़ें
एब्जॉर्ब होके किधर आती हैं, ब्लड में, ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज सेल्स में आता है। सेल में एक प्रोसेस होता है, सेल में एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन में तो यही होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ये ग्लाइकोलाइसिस किधर होती है, किधर होती है बता दे। ये होती है साइटोसोल में, इधर बाहर। ये एक पूरा सेल समझे, इस तरह में सेल, वैसे ड्रा नहीं कर रहा सेल, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का ये साइटोसोल है। तो इधर ग्लाइकोलाइसिस होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। पायरुवेट, अब पायरुवेट से अभी ये सब प्रोसेस एटीपी बनाने के लिए होता है। ग्लूकोज किस चीज में चेंज होगा, पायरुवेट में। पायरुवेट किस चीज में चेंज हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एक रिएक्शन होती है, ये भी इधर होती है, इधर ही साइटोसोल में। अब अगला, उससे अगला जो रिएक्शन होता है वो एक साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल। ये एसिटाइल को इधर आता है, ये क्रेब साइकिल इधर अंदर होता है। इधर किधर होता है, क्रेब साइकिल। ये ग्लाइकोलाइसिस इधर हुई, फिर ये एसिटाइल को एसिटाइल को ए बनता है, एसिटाइल को ए अंदर आता है। फिर क्रेब साइकिल से जो है कि एनर्जी, एटीपी हासिल होती है। और फिर इधर पंप्स आपने सुने होंगे, वो साइटोक्रोम्स वगैरह। इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। ईटीसी के बारे में बहुत, ये जब टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे। अब बस अभी जस्ट समझे, ये जो है कि एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए वो पूरा चेन चल रहा होता है। मेन एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए क्रेब साइकिल से अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यही होता है, क्रेब साइकिल पूरा यही होता है। अब इधर जो है कि एक और भी पार्टिकल होता है, ऑक्सीसोम। इधर एक पार्टिकल होता है, एक छोटा स्टार लाइक पार्टिकल होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम होता है। अब ऑक्सीसोम के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। ये इस तरह का एक गंजू सा मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ उसका। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये जो सर्कुलर शेप है, इसको कहते हैं F1। और ये इसका ये वाला पार्ट F0 कहते हैं। अब ये जो है कि इधर मेम्ब्रेन में इस तरह होता है, ये 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 इस तरह। अब ये इस तरह होता है। अब इसका काम क्या है, ये सिंथेटेस, ये असल में एटीपी यही बनाता है, ये ऑक्सीसोम, ये पार्टिकल। अब ये किस तरह बनाता है, अब जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो उधर जो है कि देखेंगे, इधर पंप्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या इधर ना वो पंप्स या साइटोक्रोम्स, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को बाहर से अंदर भरते हैं मैट्रिक्स में, इस तरह। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। जब हाइड्रोजन आयंस की तादाद अंदर ज़्यादा होती है मैट्रिक्स में, इधर मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब ये जो है कि ये एक्टिवेट हो जाता है, ये वाला इसका ये सेंस करता है, फिर एक्टिवेट होता है। फिर एडीपी को मिला के, ये इधर बाहर लिखता हूँ, ये अंदर जगह नहीं हो रही। एडीपी और प्लस फॉस्फेट मिला के क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है। और हाइड्रोजन आयन इसके थ्रू अंदर आते हैं। तो ये ऑक्सीसोम पार्टिकल जो इसमें था, मैन इसका रोल होता है। तो ये सारा प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन किधर हो रही होती है, इसी क्रेव, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जस्ट स्पीड से हम हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैं और भी बताता हूँ। सबसे पहले हमने कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में,
और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन, इन फोल्ड्स को क्रेस्टी कहते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाता है। फिर ये इसको अंदर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए 70s जो है कि राइबोसोम वगैरह होती हैं। फिर इसका फंक्शन जो है कि किस में फंक्शन क्या था, फंक्शन सेलुलर रिस्पायरेशन में था। सेलुलर रिस्पायरेशन में एटीपी फॉर्मेशन में जो है कि इसका रोल है। और ये इधर एक ऑक्सीसोम पार्टिकल है, ऑक्सीसोम पार्टिकल एटीपी सिंथेसिस। ये इसके दो पार्ट्स हैं, एक F1 एक F0। तो ये एटीपी बनाने में इधर हेल्प करता है। तो बस यही चीज़ें थी इसमें। तो उम्मीद है आपको जो है कि समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।